नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश। बालों का झड़ना एक आम बीमारी बन चुका है। बड़ी उम्र के साथ अब छोटी उम्र के युवाओं में भी ये समस्या देखी जा रही है। आजकल अधिकतर लोग इस समस्या से परेशान हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और बात करेंगे इस मुद्दे पर विशेषज्ञों से, डॉक्टर से। थोड़ी ही देर में टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुल जाएंगी और इस बारे में सलाह लेने के लिए आप कॉल भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि कई बार बालों का झड़ना इतना ज्यादा हो जाता है कि तकरीबन गंजापन जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। कंघी करते समय, बाल धोते समय बालों का झड़ना अब आम बात होती जा रही है। लेकिन जब से समस्या जरूरत से ज्यादा ही दिखाई दे तो डर्मालॉजिस्ट से भी संपर्क करने की सलाह दी जाती है। हालांकि बाल झड़ना एक नेचुरल साइकिल भी माना जाता है। अधिकांश स्वस्थ लोगों के सिर पर करीब 80,000 से 1,20,000 बाल तक होते हैं। जिन लोगों के छोटे बाल होते हैं उनमें बाल झड़ने की समस्या कम पाई जाती है, लेकिन लंबे बाल वालों में उस वक्त धोते समय या कंघी करते समय ज्यादा बाल जब गिरते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं तब समस्या विकराल हो जाती है। और कहा यह भी जाता है जो लोग बालों में तरह तरह के स्टाइल्स को अपनाते हैं उनके बाल भी खराब हो जाते हैं, फिर टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। कभी कभी कुछ शैम्पू के केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बालों को नुकसान पहुंचता है और ये टूटने लगते हैं। और अगर आपके बाल धोते समय बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपको शैम्पू की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक एक व्यक्ति के हर दिन करीब 50 से 100 बाल झड़ना एक सामान्य सी बात है। किसी भी व्यक्ति में हेयर फॉल मुख्य रूप से 4 वजह से माना जाता है। उन समस्याओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन देर ना करते हुए आइए सबसे पहले अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो नंबर्स हैं उन पर एक बार आप नजर डाल लीजिए। टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुल चुकी हैं जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर आप तुरंत फोन लगाकर अपनी समस्या के बारे में सीधे डॉक्टर्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ बात कर सकते हैं। टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुल चुकी हैं। ये जो नंबर है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन्हें नोट कर इन पर अभी इसी वक्त फोन कर सकते हैं और अपने बालों की समस्या के बारे में डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र के हों और किसी भी वजह से आपके बाल झड़ रहे हों, आप इस मुद्दे पर खुले दिल से फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से अब चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर कपिल देव हैं, कौशल, स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर कपिल देव कौशल, आपका स्वागत करता हूं इस चर्चा में। थोड़ी ही देर में डॉक्टर यामिनी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम बात करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, कपिल, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्य वजह बाल झड़ने की क्या मानते हैं आप? जी नमस्कार जी। जी। मैं डॉक्टर कपिल कौशल चाइल्ड केयर हॉस्पिटल रूरल से बोल रहा हूँ। तो आज हम बालों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो जो मुख्य मुख्य वजह हैं हमारे हेयर फॉल के लिए, जैसे आज आज के टाइम में जैसे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस फुल लाइफ जी रहे हैं, तो जी। एक मेन एक पॉजिटिव जो एजेंट है, पॉजिटिव फैक्टर है अगर हम्म। कह सकते हैं, तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में, कि जो हेयर फॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो हेयर फॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे मेल्स में अगर हम बात करें तो मेल्स में क्या है कि जो हमारे अंदर मेल सेक्स हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। तो उस उस वजह से भी हमें हेयर फॉल हो जाता है। जो हमारा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें हेयर फॉल हो रहा है। उसके अलावा जैसे कि डैंड्रफ, बालों में फंगस का हो जाना, तो कई बार हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता है जिसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो फंगस हमारे स्कैल्प पे जमा हो जाता है। जमा होने की वजह से जो हमारे हेयर्स की रूट्स हैं वो वीक होती रहती है। वीक रूट्स होने की वजह से हमें हेयर फॉल हो रहा होता है। और जो और वजह है, जैसे कई लोग जैसे ओबेस होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, या फिर जिनको डायबिटीज वगैरह रहती है, या फिर बात करें आयरन डेफिशिएंसी में भी हमें हेयर फॉल रहता है। जी। उसके अलावा अगर थायराइड डिसऑर्डर्स में भी हमें हेयर फॉल रह सकता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो और हाइपर दोनों ही थायराइड
की कंडीशंस हैं। तो ये दोनों में ही अगर ये दोनों इम्बैलेंस चल रही हैं तो हमें हेयर फॉल रह सकता है। कई बार जैसे हम मेडिसिन पे होते हैं, कई कई तरह की मेडिसिन जैसे हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की मेडिकेशंस हैं, वो भी हमें हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ये मेन मेन वजह हैं जो ठीक है। हमारी हाँ, हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। ठीक है, आपसे मैं जानना चाहूँगा, स्कैल्प की अधिकतर बात कर दी जाती है कि स्कैल्प को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसी क्या वजह होती है कि स्कैल्प पे कई बार कई तरह की जो आपने फंगस का जिक्र किया, पनपती किस वजह से है वो? कई बार जैसे हम जैसे अपनी स्कैल्प को क्लीन नहीं करते हैं, तो हमारी जो स्कैल्प की जो डेड जी। हेयर्स हैं स्किन की जो निकलती हैं, तो हाँ, वो वहां पे जमा होती रहती हैं। हाँ। कुछ स्वेट की वजह से, जैसे क्लीन नहीं कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, जी। तो भी वो वहां पे फंगस ग्रो कर जाती है। हाँ, हाँ, तो ठीक है। मेन ये है कि जैसे साफ सफाई हम नहीं रख रहे हैं, डस्ट है, पोल्यूशन है, हुँ, वो सारी चीजें हमारे हेयर्स में इकट्ठा होती रहती हैं। जी, तो उसकी वजह से एग्रीवेट होके वो फंगस को डेवलप कर देते हैं। तो ठीक मेन है। तो रीजन यही है कि पसीना आया, साफ सफाई नहीं रखी, प्रॉपरली केयर नहीं की, जी, तो वो फंगस वहां पे डेवलप करने लग जाती है। ठीक है। डॉक्टर यामिनी गर्ग हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एमडी रेज़िडेंट श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सर। मैडम आपसे जानना चाहेंगे आज क्योंकि बाल झड़ रहे हैं और आजकल तो बल्कि जो युवा हैं उनके भी बाल झड़ रहे हैं। मेरा प्रश्न है आपसे कि युवाओं के बाल आजकल जब झड़ते हम देखते हैं तो हैरान भी होते हैं। इसकी वजह आप क्या मानती हैं? क्या खान पान को लेकर या फिर बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या वजह हो सकती है? सर सबसे पहले जो आपने बोला कि आज का जो एज ग्रुप है, तो मैं कहना चाहूंगी कि जो 16 टू 30 का जो हमारा एज ग्रुप है, जी। वो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे फास्ट फूड यूज कर रहा है। हाँ। फास्ट फूड के साथ वो ऐसा हॉट एंड स्पाइसी फूड यूज कर रहा है जी। जो जिसमें कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है जिसकी। ठीक है। प्लस आज के टाइम में जो आज का जो युवा है 16 टू 30 एज ग्रुप, जो मैं हम्म। सबसे ज्यादा बोलूंगी, हम्म। तो वो क्या है कि उसमें स्ट्रेस फैक्टर सबसे ज्यादा है। हाँ। स्ट्रेस फैक्टर है, प्लस एक बार जो आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ जी। कि उसमें क्या होगा कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, लाइक हमने एक बार खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ, उसके हम्म। बाद हमने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया। जी। या जो आज के टाइम की जो हेयर स्टाइलिंग जो चल रही है, लाइक हेयर ड्रायर्स या हेयर कलरिंग, जो जितने भी फैक्टर्स हैं, हाँ। इनकी वजह से इन सबको मिला के क्या होता है, या आज जो वृद्ध आहार जो आयुर्वेद में बताया गया है, यानी कि हम्म। इनकम्पैटिबल डाइट, उसमें क्या होता है कि हम अगर दूध के साथ नमक का सेवन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हम्म। और दूध के साथ हम ऐसी कोई चीज, जैसे हम चाय में तुलसी डालते हैं, जैसे विंटर्स में हम तुलसी का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत बेस्ट है हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार के फॉर्म में माना गया है। और जैसे हम मैंगो यूज करते हैं दूध के साथ, या कुछ और खट्टी चीजें लाइक नींबू या इमली, अगर हमने कभी ऐसा कुछ भी खट्टी चीज सेवन की, तो एट लास्ट ये जाकर क्या करते हैं, दोषों को कुपित करते हैं। दोष, वात पित्त कफ, आयुर्वेद में दोष बताए गए हैं इनके। ये जब कुपित होते हैं बॉडी में, तो जहां पर भी इन्हें अपना स्थान मिलेगा अधिष्ठान के लिए या वहां पर रहने के लिए, वहां जाकर ये उनकी व्याधि कॉज करेंगे। जैसे जो फैक्टर है एंगर, या बहुत ज्यादा उष्ण आहार भी, लाइक हॉट एंड स्पाइसी फूड। और मेन फैक्टर आता है प्रकृति का, कि अगर कोई पित्त प्रकृति पर्सन, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है उसके अंदर, और वो उष्ण आहार विहार का यूज कर रहा है, यानी कि हॉट एंड स्पाइसी फूड, तो उसमें पित्त का प्रकोप होगा, जो स्कैल्प पे जाके वात के साथ मिलकर, वात दोष के साथ मिलकर वहां पे खालित्य यानी कि हेयर फॉल की कंडीशन को डेवलप करेगा। जी। उसके साथ ही डिपेंड करता है कि हमारा पॉजिटिव फैक्टर क्या है, उसने किस दोष को कुपित किया है। हाँ। जो जो दोष वहां कुपित होगा, जैसे वात और कफ अगर मिल जाते हैं, तो वो हाँ। डैंड्रफ यानी कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस लाइक कंडीशन कॉज करेंगे। उसी तरह हमें देखना है कि हमारा कोज क्या है, स्ट्रेस हमारा कोज है, हमारी डाइट कोज है, हमारा हेयर स्टाइलिंग कोज है, या कोई हम ऐसा विरुद्ध आहार हमारी डाइट में है जो जिसका सेवन हम रेगुलर कर रहे हैं। हाँ। रेगुलर सेवन करने से हमारे दोष बहुत ज्यादा कुपित होंगे, एकदम से हमारे पास इफेक्ट नहीं आएगा, उसका धीरे धीरे आएगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब उसका इफेक्ट आता है, दोष बहुत ज्यादा कुपित हो चुके होते हैं, तो हमें उसको ट्रीट करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सब रीजंस है जो दोषों को प्रकोपित करते हैं, जिसके बाद हेयर फॉल, पालित्य यानी कि ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, या सीबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी, एक्जिमा जैसी कंडीशंस डेवलप होती हैं स्कैल्प में।
ठीक है, ठीक है। आपने काफ़ी अहम जानकारी दी और इस पर भी गहराई से मैं ज़रूर आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। डॉक्टर कपिल, आपसे मैं जानना चाहूँगा, शैम्पू का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर चाहे मूवमेंट में हो, कहीं यात्राओं में हो या फिर घर पर ही हो, हर जगह शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। और अब तो तरह-तरह के शैम्पू आ गए हैं, विज्ञापन ऐसे आ जाते हैं कि उनमें तरह-तरह की चीज़ों के समावेश की बात कह दी जाती है। लेकिन सल्फेट एक ऐसा शब्द है जो कि अभी सुनने में आया, पढ़ने में आया कि सल्फेट कहीं न कहीं बालों को नुकसान पहुंचाता है, जो कि कहा जाता है शैम्पू में पाया जाता है। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, शैम्पू का इस्तेमाल करें या ना करें, और कौन सा किया जाए, कौन सा ना किया जाए? हाँ जी, सल्फर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारे हेयर फॉल के लिए, जी। मतलब क्योंकि ये हमारी हेयर रूट्स को वीक करता है। अगर हम बार बार और रिपीटेडली और वीक में जैसे डेली अगर शैम्पू कर रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई पा रहे हैं आप? डॉक्टर कपिल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं हाँ जी। जी बोलिए। तो ये है हाँ जी, ये सल्फर में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमें हेयर हाँ। फॉल के लिए। जी। हमें यूजुअली क्या है कि शैम्पू करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैम्पू हम वीक में 2 या 3 बार हम्म। तो कर सकते हैं और शैम्पू हमें करना भी चाहिए। हाँ। बट मोस्टली जैसे सल्फर जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में हो, या फिर सल्फर और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करने चाहिए। आजकल क्या है कि टीवी में एड्स आती हैं, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग शैम्पू चूज कर लेते हैं और उन्हीं को ही यूज करते रहते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि कितने दिन कैसे किस क्वांटिटी में यूज करें। हम्म। तो यूजुअली हम जो हमें दिख रहा है हम उसे यूज कर रहे हैं, हम्म। और रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, वो हमारे हेयर फॉल के लिए एक कारण बन रहा है। हम हमें मोस्टली तो मेडिकेटेड शैम्पू ही यूज करने चाहिए, जी। जिससे जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं प्लस सल्फर फ्री शैम्पू। तो जो हम्म। मेडिकेटेड शैम्पू होंगे वो हमारे डेंड्रफ को भी क्योर रखेंगे। तो अगर हमें डेंड्रफ है तो डेंड्रफ हमारा क्लीन हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर बन रहा होता है हेयर हम्म। फॉल के लिए। और हम्म। जो दूसरा है कि सल्फेट फ्री अगर हो तो वो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि सल्फर ही मेन पॉजिटिव फैक्टर है। तो वो हम्म। हमारे तो वो हमें मिनिमम सल्फर को तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए हमेशा। जी, जी। डॉक्टर सल्फर यामिनी, फ्री। मेरा आपसे प्रश्न है कि आजकल जैसे कह दिया जाता है कि शैम्पू से दूर भागिए और घरेलू नुस्खों द्वारा ही कुछ घरेलू ऐसे सॉल्यूशन तैयार कर लिए जाएं जिनसे बाल धो लिए जाएं, जिसमें कभी दही, बेसन या नींबू इनके समावेश को करते हुए सिर धोने की बात कह दी जाती है। क्या ऐसा करना सही है? जी सर, मैं कहूँगी कि क्योंकि जैसे हम देखते आए हैं कि हमारे घर में हमारी दादी नानी इन सबको यूज़ करते थे, और हमें भी वो बताते हैं कि आपको ये सब यूज़ करना चाहिए। हुँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम कोज़ कह रहे हैं हेयर फॉल का, जी। कि केमिकल्स इसको जो मेन कोज़ है, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूथ जो केमिकल्स यूज़ कर रहा है हेयर स्टाइलिंग हाँ। के नाम पे, हाँ। तो उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हुँ। तो मेन अगर शैम्पू की बात करें तो उसमें केमिकल्स कहीं न कहीं प्रेज़ेंट होगा, हुँ। जो हमारे कहीं न कहीं उसको इफ़ेक्ट मतलब पॉज़िटिव इफ़ेक्ट लाएगा हमारे स्कैल्प को या हमारे हेयर्स के लिए। जी। लेकिन फ्यूचर में अगर हम उसका रेगुलर या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हुँ। तो कहीं न कहीं वो उसको डैमेज भी करेगा हमारे हेयर्स को। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि बेसन या दही का यूज़, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे भृंगराज, शिकाकाई, रीठा का यूज़ बताया गया है हाँ। एज़ हेयर ऑयलिंग के लिए। भृंगराज यूज़ करना चाहिए, हाँ। या आंवला का सेवन हमें इंटरनली करना चाहिए। तो इन चीज़ों में कहीं न कहीं जो ये द्रव्य आयुर्वेद में बताए गए हैं, तो इनमें कहीं न कहीं कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हुँ। जो कुछ चीज़ें जो हुँ। रीग्रोथ में हेल्प करती हैं, कुछ जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प जी। करती हैं, जो हुँ। एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करती हैं। हाँ। तो हमें उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, रादर दैन कि हम केमिकल्स को अपने हेयर पर अप्लाई करके यानी उसे और डॉक्टर धीरे-धीरे यामिनी, यानी ये डैमेज माना करें। जाए, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि शैम्पू कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसे ही नुस्खों से अपने ताउम्र बाल धोएगा, तो वो सही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है? सर, एक्सटर्नली अगर आप करना चाहें तो ठीक है, आप कर सकते हैं। हुँ। लेकिन आपका बेसिकली इंटरनली भी तो मेन फैक्टर वो होना डिपेंड चाहिए। करता है ना कि बेशक। आपका पैटर्न, बेशक हेल होना चाहिए, पैटर्न, इस पर आपकी भी हम टाइप वगैरह क्या है। बातचीत ज़रूर करेंगे। फिलहाल शक्ति हैं हमारी कॉलर, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी उम्र अभी 30 साल है। जी।
और मेरे जो सिर के और दाढ़ी के और चेस्ट के बाल बिल्कुल वाइट हो गए हैं, बहुत सारे, जी 80%। हाँ, तो उनका क्या रीजन हो सकता है इस एज में अगर ये हो रहा है मेरे साथ? यानी सिर के जो बाल हैं वो रंग बदल गया है, सफ़ेद हो गए हाँ हैं जी, कहीं ना हाँ कहीं। जी, चलिए ग्रे ठीक है, ग्रे। डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर कपिल। तो एक्चुअली क्या है कि 30 इयर्स काफी यंग और अर्ली एज है हेयर हम्म को ग्रेइंग होने के लिए, वाइट होने के लिए। तो बट इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मेन तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कई बार क्या होता है कि हम डाइट तो ले रहे हैं बट जो मेन मेन चीजें हैं उन्हें हम अवॉइड कर रहे हैं डाइट में। हम्म जैसे कि हमें मेनली हम मेनली आजकल क्या है कि फास्ट फूड्स पे स्टिक्स हैं। जी तो प्रॉपर जो डाइट है उससे हम ले नहीं रहे हैं। तो मेनली हमें जैसे पल्सेस लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, आलमंड्स लेने चाहिए, और हमें कैरेट्स लेनी चाहिए। क्योंकि जो जैसे कि विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 12 का बहुत बड़ा रोल है हमारी ग्रेइंग, प्रीमेच्योर ग्रेइंग में। प्लस बायोटिन्स हैं, हम्म फोलेट है, तो और राइबोफ्लेविन है। तो कई तरह की विटामिन हैं, अगर वो हमें डाइट में प्रॉपरली नहीं मिल रही हो, कैल्शियम पेंटोथेनेट है, तो हमारे जो हेयर्स है वो ग्रे हो सकते हैं प्रीमेच्योरली। हम्म प्लस और जो अदर फैक्टर्स हैं, अगर हमें स्ट्रेस रह रहा है तो हमारे हेयर्स हैं वो ग्रे हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं। और अगर हमारी फैमिली की है तो भी हम अर्ली एज में हमारे हेयर्स तो हमें वाइट हो सकते हैं। हम्म चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, आपने कार्यक्रम में फ़ोन किया। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बेहिचक इस कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं और अपने बालों से जुड़ी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं और पूरी तरह से समझकर जो आपको यहाँ उपाय मिले उन्हें सलाह लेकर आप प्रयोग में भी ला सकते हैं। डॉक्टर यामिनी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से जड़ी बूटियों की बात कर दी जाती है या फिर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की बात कर दी जाती है जिनके इनटेक द्वारा भी बालों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, तो क्या आप समझते हैं कि आयुर्वेद में कुछ ऐसा है जिसे पीने से या जिसे ग्रहण जी करने से बालों में कुछ फ़र्क मिले? जी सर, बिल्कुल है। मैं आपको कुछ 4 या 5 द्रव्य का नाम बताऊँगी। जी। अभी बहुत हैं, लेकिन अभी जो शॉर्टलिस्ट किए हैं मैंने, हुँ, सबसे पहले मैं बताऊँगी आंवला, जिससे सब फ़ैमिलियर हैं। जी। आंवला विटामिन सी एनरिच्ड होता है, हम सब जानते हैं। हुँ, लेकिन उसके साथ ही उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हाँ। जिसकी वजह से जो हमारे जो हेयर सेल्स या हेयर फॉलिकल्स, जो केराटिन प्रोटीन हमारी जो हेयर्स में प्रेज़ेंट होता है, हुँ, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो हुँ, जिससे हेयर थिनिंग प्लस ठीक है। जो हेयर्स फॉल की जो कंडीशन है, हाँ। वो धीरे-धीरे अगर हम आंवला का सेवन रेगुलरली करेंगे तो वो हुँ, हेयर्स हमारे ब्लैक भी रहेंगे, हुँ, प्लस हेयर ग्रोथ भी होगी हुँ, और वो स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। ठीक है, ठीक उसके है। साथ भृंगराज है। भृंगराज को हमारे आयुर्वेद में केश्य बताया गया है, हुँ, जिसका हम नस से यानी कि अपनी नॉस्ट्रिल्स में उसको 2 ड्रॉप्स अगर हम रेगुलरली उसका यूज करें, प्लस उसकी ऑयलिंग अगर हम करें हुँ, भृंगराज तेल की, और अगर कहीं ना कहीं किसी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया है, वहां एक हुँ, पैच क्रिएट हो गया है, हुँ, तो हमारे आयुर्वेद में एक पिच्चू के नाम से हम एक थेरेपी करते हैं, जिसमें हम कॉटन का स्वैप लेकर ऑयल में उसे डिप करते हैं और उस पैच पर उसे वहां पर रखते हैं। तो अगर हम इसका रेगुलर यूज करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। प्लस जटामांसी, जटामांसी क्या करता है, हाँ। जो हमारी सप्त धातुएं कही गई हैं आयुर्वेद में, हुँ, उसमें मज्जा धातु जो हमारी है वो ठीक है। रीग्रोथ करने में हेल्प करती है। तो जो जटामांसी है वो मज्जा धातु पर एक्ट करता है, जिससे जो हमारी हेयर सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनकी रीग्रोथ ठीक है, करने में ठीक है। उसकी डॉक्टर यामिनी, बहुत आपको ज्यादा वो माफ़ी के हेल्प साथ बीच करता में रोकना है। चाहूँगा। परमजीत हैं हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर पंजाब से। स्वागत है आपका। परमजीत बोलिएगा। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर सिर्फ बालों के बारे में पूछना है ना? जी, पूछिए बिल्कुल। सर हमें कौन सा शैम्पू और कौन सा तेल यूज करना चाहिए जो ठीक हो? जी, आप अपनी समस्या पहले बताइएगा, फिर डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। सर जैसे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं। जी, अपने टीवी के वॉल्यूम को धीमा कीजिएगा और अगली आवाज़ होगी डॉक्टर साहब की। हाँ जी, हाँ जी। जी, डॉक्टर कपिल। चलिए ठीक है परमजीत जी, आपने कॉल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। अब जवाब ले लेते हैं डॉक्टर कपिल से। एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया। देखिए, इनकी समस्या इन्होंने यही बताई कि बाल झड़ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेलिंग दे नहीं पाई, टीवी की वॉल्यूम उनकी कहीं ज़्यादा थी, तो हाँ। कुछ जानना चाह रहे थे कि झड़ रहे हैं तो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा तेल। अगर
हमारे बाल झड़ रहे हैं तो एक्चुअली हम पहले तो कारणों अपने पर। शैम्पू सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें। जी। उसके अलावा ऑयल, एक्चुअली ऑयल तो हमें वैसे तो कोकोनट ऑयल ज्यादा बेस्ट रहता है। हाँ हाँ। यूजुअली हमें फ्रीक्वेंटली ऑयल को अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, हफ्ते में क्योंकि सर कितनी बार ऑयल कर सकते हैं? जैसे अगर एक हफ्ते की नहाने बात से की जाए, घंटे एक हफ्ते में कितनी नहाने बार से एक ऑयलिंग कर सकते हैं? नहाने से 1 घंटे पहले हम ऑयलिंग कर सकते हैं। जी। उसके बाद हमें ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, उसके हमें कई बैड इफेक्ट्स भी रहते हैं। जैसे कि अगर हमें डेंड्रफ है तो ऑयलिंग की वजह से वो हमारे स्कैल्प में जमा हो जाएगा तो हमारी रूट्स को वीक करेगा। तो हम कोकोनट ऑयल कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। बाकी सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें, वो सर सबसे बेस्ट है। जी उसके बिल्कुल। अलावा हाँ डाइट का मेन रोल है, डाइट में अच्छे से ठीक है। फ्रूट्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, हम्म। एग एक और खाएं, डॉक्टर कपिल, एक नट्स और खाएं। मेरा प्रश्न है, डाइट पर भी हम खुलकर चर्चा जरूर करेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन ये एक और प्रश्न है मेरा कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि यदि बार बार हम तेल को बदलते हैं, कुछ हफ्ते ये तेल लगाया, फिर कुछ हफ्ते कोई दूसरा तेल लगाया, उससे भी नुकसान हो सकता है, क्या ऐसा भी है? हाँ, एक्चुअली बार बार तेल बदलने से तो नुकसान ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है, बट हमें तेल ज्यादा बदल 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 के नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनमें अलग अलग से केमिकल्स रहते हैं। हम्म। किसी ऑयल में कोई केमिकल है, किसी ऑयल में कोई केमिकल है। जी। तो किसी ब्रांड में कोई हार्श केमिकल्स भी हो सकते हैं जो हमारे हेयर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम्म। तो हमें मोस्टली इसलिए बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई ज्यादा केमिकल वाला कोई ऑयल लगा लेते हैं हम्म। तो वो हमारे बालों के लिए डेंजरस रह सकता है। तो ये बिल्कुल एक जरूर दर्शक इस बात पर गौर फरमाएं कि बार बार जो तेल बदल लिया जाता है उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी आपके बालों को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है आपसे कि अक्सर हम देखते हैं कि जब नहा लेने के बाद में अक्सर लोग फिर बालों को शाइनिंग देने के लिए सिर पर हल्का सा तेल लगाकर फिर निकल जाते हैं बाहर तैयार होकर। तो ये जो आदत है, इसे क्या बदले जाने की आवश्यकता है? हाँ जी, ज्यादा बेहतर तो ये है कि हम बाल धोने से पहले ऑयलिंग कर लें। जी अगर हम बाद में करते हैं तो उसके कई बैड इफेक्ट्स रहते हैं। एक बिल्कुल। तो जैसे अगर हम बात करें टीन एज में, हम्म। अगर हमने हेयर ऑयल को बाद में अप्लाई किया तो हमारे फेस पे आके स्किन को ऑयली बनाएगा, और उससे हाँ। हमारे जो स्किन के पोर्स ब्लॉक होके एक्ने जी। प्रोवोक करते हैं। हम्म। और डस्ट और अदर डर्ट पार्टिकल्स हमारे स्कैल्प में जमते हैं अगर हम हम्म। बाल में ऑयल कर रहे हैं। हम्म। तो उससे भी हमारा जो स्कैल्प है वो डर्टी हो जाता है, और एज सच उससे कोई ज्यादा बेनिफिट तो होता ही नहीं, क्योंकि हाँ डस्ट प्लस जो डेंड्रफ था वो भी हमारे स्कैल्प में चिपकेगा। तो ज्यादा बेस्ट ये है कि नहाने से पहले ऑयलिंग कर लें हम। जी। तो नहाते टाइम और नहाने के बाद कोई ऑयल ना यूज करें। चलिए, बिल्कुल बहुत ही तो एक गहरी और अहम आपने बात कही है। डॉक्टर यामिनी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो व्यक्ति वात प्रकृति का हो, क्या वो किसी खास तेल का इस्तेमाल करे या फिर वो भी कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकता है, और क्या वो अपने खान पान में भी बदलाव लाए? जी सर, जो वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उसमें वात का एक मेन गुण होता है कि रुक्ष गुण प्रेजेंट होता है वात में। जी। तो जो वात प्रकृति का व्यक्ति होगा, उसमें कहीं ना कहीं रुक्षता प्रेजेंट होगी। क्या तो वो आंवला हमें उसे आंवला क्या स्टिंग वो इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि वात प्रकृति है, उस पर आंवला कहीं ना कहीं ज्यादा मैं समझता हूं ज्यादा असरदायक हो सकता है। तो क्या वो इस्तेमाल करें सर या उसे कम करें? सर आंवला देखिए हमारे दोषों को पैसिफाई करता है, हम्म। और हमारे जो वात पित्त कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस स्टेट में रखता है। जी। तो आंवला कोई भी प्रकृति का व्यक्ति इजिली इनटेक कर सकता है। उसके जी। बाद आपने जो क्वेश्चन कहा कि तो वात प्रकृति के व्यक्ति में हमें स्निग्धता को लाना है, उसकी रुक्षता को कम करके, हाँ। तो वो ऑयल का यूज कर सकता है। प्लस इनटेक में ये है कि वो ऐसी डाइट ले जो रुक्ष द्रव्य ना हो, लाइक स्निग्ध द्रव्य हो, जो उसकी बॉडी में ऑलरेडी जो रुक्षता है वात गुण की, हाँ वो उसको और ज्यादा ना बढ़ाए। तो जैसे हम ठीक है। घी का सेवन करते हैं, या तेल स्निग्ध होता है, उष्ण जी। प्रकृति का जो तेल है, हाँ तो हम उसे अप्लाई करेंगे तो वो रुक्षता को दूर करके उसको ठीक बैलेंस करके रखेगा उस दोष को। ठीक है, यह भी एक अहम जानकारी है कि कोई भी किसी भी प्रकृति का हो, वात पित्त कफ किसी भी प्रकृति का व्यक्ति हो, वो आंवला का इस्तेमाल कर सकता है। रीना हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। जी सर। बोलिएगा रीना जी। सर मेरे को ये पूछना है, मेरी ना डिलीवरी के बाद बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, जी तो ठीक है मतलब डॉक्टर क्या यामिनी, करें? उम्मीद करूंगा शायद इस सवाल का बेहतर उत्तर दे पाए। जी जी सर,
पोस्ट चाइल्ड बर्थ ये होता है कि हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हाँ। वो उतना प्रॉपर उन्हें नहीं वो उतना इंटेक उनका नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें उसका कोज फाइंड आउट करना है कि इसका कोज क्या है, और मेरे अकॉर्डिंग इनका कोज न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो अभी इनके बॉडी में उतना न्यूट्रिशन नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें अपनी डाइट मेंटेन करनी है और अपना स्लीप पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डाइट प्लस स्लीप। जी उसके साथ साथ अगर वो ऑयलिंग तो करती ही रहेंगी, वो तो एक एक्सटर्नल फैक्टर रहेगा, जी। लेकिन रूट कोज क्या है उनका न्यूट्रिशन प्लस उनका स्लीप पैटर्न जो पोस्ट बर्थ चाइल्ड बर्थ वो थोड़ा हैम्पर हो जाता है। तो अगर वो उन्हें ठीक करेंगी तो उनके जो हेयर फॉल की कंडीशन है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। प्लस अगर उन्हें कोई ऑयल रिकमेंडेड मैं करना चाहूंगी तो वो प्रॉपर ऑयलिंग करें। और पोस्ट चाइल्ड बर्थ जो एक स्ट्रेस या वो चीजें आती हैं तो वो अगर अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगी, स्लीप प्रॉपर लेंगी, प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने फूड में रखेंगी, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो हेयर फॉल की कंडीशन है उनकी वो रिकवर होती जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं रीना जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है टीवी के वॉल्यूम को धीमा रखकर ही इस कार्यक्रम में फ़ोन कर पाएं ताकि आप भी बेहतर तरीके से सुन पाएं और हम भी बेहतर तरीके से आपकी बातचीत का, आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएं। डॉक्टर कपिल, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से विटामिन की बात कर दी जाती है, डेफिशिएंसी की बात कर दी जाती है, लेकिन क्या ऐसा मल्टीविटामिन भी एक स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है ताकि उसके बाल सदैव स्वस्थ रहें? मल्टीविटामिन एक्चुअली क्या है कि जो हम नॉर्मली डाइट ले रहे हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल नहीं रहते जी। तो हम मल्टीविटामिन ले सकते हैं। हाँ। क्योंकि हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिटिव एजेंट्स नहीं है जो हमें डेली रिक्वायरमेंट चाहिए उनकी हेयर्स के लिए। जी। तो इसलिए हम मल्टीविटामिन ले सकते हैं, बट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज्यादा लंबे टाइम के लिए ना लें। जैसे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि जैसे 2-3 मंथ तो फिर भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना इतना टाइम हमें लग जाता है कि हाँ। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। हाँ। तो 2-3 महीने ले सकते हैं हम कोई दवाई। ठीक है, यानी कि शॉर्ट पीरियड टाइम लें, फिर गैप दें और फिर से शुरू भी कर सकते हैं। क्या ऐसी भी हाँ, कोई साइकिल फॉलो की जा सकती है? कर सकते हैं। जैसे 2-3 महीने की, 3 महीने की एक साइकिल ले ली, फिर भले ही हम पूरे साल भी ना लें तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ तो हमें खाने से भी मिल रही है विटामिन। बाकी जो एक्स्ट्रा है जो नहीं मिल पा रही है उन्हें हम मल्टीविटामिन लेके पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा 2-3 मंथ्स में वो डेफिशिएंट अमाउंट है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर ठीक है, ठीक है। हम छोड़ भी सकते हैं। तो कोई कंपल्सरी नहीं है हाँ। कि हमेशा हम मल्टीविटामिन पे स्टिक रहेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या मोटापे से भी असर पड़ता है बालों? डॉक्टर कपिल। हाँ जी, मोटापे से भी असर पड़ता है, क्योंकि अगर हमें मोटापा रहेगा तो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है कि मोटापा रहेगा तो हमें ब्लड प्रेशर का इश्यू हो सकता है, डायबिटीज का इश्यू हो सकता है। हाँ, हाँ। और एक तरह से ये दोनों कंडीशन ही हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को स्ट्रेस डेवलप करेंगी, और स्ट्रेस जहां भी होगा तो वहां पे हमारी जो हेयर्स की मजबूत जड़ें हैं वो कमजोर जड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगी और हेयर फॉल हमें होने लग जाएगा। तो मोटापा तो रोल प्ले करता है कि बेहतर यही है कि एक्सरसाइज करें, मोटापा अपनी बॉडी पे ना इकट्ठा होने दें। बिल्कुल, बिल्कुल। एक फिट यदि व्यक्ति फिट रहता है तो कहीं ना कहीं बालों पर भी उसका एक बेहतर असर देखने को मिलता है। डॉक्टर यामिनी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ। जी। हाँ, हाँ, तो हम बोलिए। स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, ठीक है। डॉक्टर यामिनी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, उदर रोगों की अगर बात की जाए, पेट के रोगों की बात की जाए, क्या वो भी सीधे तौर पर बालों के गिरने का कारण बन सकते हैं? सर, उदर रोगों का सबसे पहले कॉज क्या है कि जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हम एक बार खाना हमने खाया, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ हमारी बॉडी में, उसके बाद फिर से हमने खाना खाना शुरू किया, या हम बहुत ज्यादा ऐसा खाना बहुत ज्यादा गुरु या ऐसा आहार ले रहे हैं जिसको डाइजेशन में टाइम लग रहा है, उसके बाद फिर से हम आहार ले रहे हैं, या हम प्रॉपर विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में आमदोष की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम मॉडर्न में फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे जो दोष हैं वो बैलेंस से इम्बैलेंस जब स्टेट में आएंगे तो उसके बाद उन्हें जहां भी एक खव्य गिनने या एक ऐसा जगह मिलेगी जहां पे वो अपने जो अपना असर दिखा सकते हैं, चाहे वो स्कैल्प हो,
स्किन हो, कोई भी धातु हो, कोई भी बॉडी का एरिया हो, डिपेंड करता है कि उसके निदान क्या है। उधर मेनली कॉज कर सकते हैं जब आमदोष की फॉर्मेशन होगी, आमदोष प्रॉपर आगे जाके दोषों को जहां पे भी स्कैल्प में अगर वो दोष अधिष्ठित हो गए, जिस भी दोष की डोमिनेंसी होगी वो वहां पे स्कैल्प में जाके हेयर फॉल या पालित्या मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर्स या हेयर फॉल की कंडीशन डेवलप कर सकते हैं बेसिकली। क्या उपवास द्वारा भी बालों को कुछ फायदा पहुंचाया जा सकता है? सर उपवास जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो चीज है, इसमें क्या होता है कि एक लंघन प्रोसेस है जो आयुर्वेद में वर्णित है। जब आमदोष की बहुत ज्यादा फॉर्मेशन बॉडी में हो जाती है तो उपवास एक चिकित्सा के तौर पर हमारे आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। तो जब हमारा जो बेसिक जो चीज है जो उसे डेवलप कर रहा है, यानी कि आमदोष फ्री रेडिकल्स, तो जब वही ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे हम वो चीज भी पैसिफाई होती जाएगी। लेकिन अगर हेयर फॉल है और हम अपने दोषों को, आम दोष को, या प्रॉपर हमारा जो डाइजेशन है वो ठीक नहीं है, तो हम कितनी भी बाहर से ऑयलिंग कर लें, कितना भी कुछ एक्सटर्नली अप्लाई कर लें, तो वो एक टाइम के बाद वो दोबारा वो चीज होगी ही होगी। तो बेसिक हमें अपने आम दोष को ठीक करना है, उसके बाद धीरे धीरे प्लस हमारी मेडिकेशन जो हम पेशेंट को देंगे तो वो पेशेंट धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा, उससे वो ठीक होना शुरू होगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कपिल देव कौशल, आपसे जानना चाहता हूँ, अक्सर कह दिया जाता है जो स्लीपिंग पैटर्न है, यानी कि स्लीपिंग पैटर्न यानी कि जिस पिलो का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तकिए का हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी बालों पर असर डालता है। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? और दूसरा प्रश्न है मेरा इससे जुड़ा हुआ कि क्या सिल्क पिलो का भी इस्तेमाल करना बालों को राहत दे सकता है? तो पिल्लो का एक्चुअली वैसे बहुत ज्यादा रोल नहीं है हेयर फॉल में, तो क्योंकि पिल्लो तो यही है कि अगर हम जैसे सो रहे हैं तो अगर बार बार हम अगर करवट बदल रहे हैं तो हमारा स्कैल्प उस पे रब कर रहा है तो हेयर्स की पुलिंग हो रही है, तो भले ही हेयर्स रूट वीक हो जाए, क्योंकि हेयर्स को अगर पुलिंग हो रही है, अगर हम अपनी करवट बार बार बदल रहे हैं सोते टाइम, तो हेयर फॉल के लिए वो हमारे हेयर्स पे स्ट्रेस पहुंचा के हमारे हेयर्स को वीक कर सकता है। अदरवाइज तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि पिल्लो का कोई डायरेक्टली हेयर्स के लिए ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, परमजीत दोबारा हमारे साथ जुड़ गए, बोलिएगा परमजीत जी। परमजीत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए, जल्दी से अपना प्रश्न कीजिएगा। सर क्या कोई बेस्ट फेस वॉश नहीं बता सकते, यामिनी जो डॉक्टर यामिनी गर्ग है? देखिए, हालांकि ये बालों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया तो तुरंत यामिनी जी जवाब देंगी आपका। हाँ जी सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई, आप प्लीज रिपीट करेंगे? चेहरे को धोने को लेकर वो पूछ रहे हैं, फेस वॉश। सॉरी, मैं नहीं समझ पाई उनका क्वेश्चन। जी चलिए, ठीक है। परमजीत जी ने जो प्रश्न पूछा वो ये फेस वॉश से जुड़ा वो प्रश्न कर रही हैं, काफी उत्साहित दर्शक हैं, तो अपना फेस वॉश से जुड़ा प्रश्न कर रही हैं। सर फेस वॉश से मतलब वो क्या पूछना चाह रही हैं? कौन सा इस्तेमाल करें, वो कुछ जानना चाह रही हैं। कोई घरेलू ऐसा कुछ आयुर्वेदिक कुछ ऐसी चीज हो जिससे चेहरा वो धो पाए। ओके, तो क्या आपको कोई फेस पर एक्ने है या कुछ ऐसा मतलब कुछ एक्ने की प्रॉब्लम है आपको, या आपका फेस क्लीन है? पहले आप मुझे ये बताइए। नहीं, एक्ने की प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब फेस क्लीन है आपका, आप जस्ट रेगुलर बेसिस के लिए पूछ रही हैं? हाँ जी हाँ जी, नहीं क्लीन तो नहीं है मैम। तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि आप किस लिए पूछ रही हैं? आप नॉर्मल फेस के लिए पूछ रही हैं या आपको फेस पर कुछ एबनॉर्मेलिटी है आप उस लिए पूछ रही हैं? जैसे हल्की हल्की छाइयां हैं मैम। छाइयां हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप आपकी डाइट प्रॉपर ले रही हैं आप? नहीं मैम, डाइट में तो थोड़ी है। हाँ, तो आपको सबसे पहले आपकी डाइट ठीक करनी है, आपको नींद प्रॉपर 6 से 8 घंटों की नींद लेनी है। तो ये असर करेगा जब तक मैं अगर आपको मेडिसिन बताऊंगी, आप कुमकुम आदि तेल का अप्लाई कर सकते हैं लोकली जहां पर आपको छाइयां हैं। प्लस जब तक आप अपनी डाइट ठीक नहीं करेंगी, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड नहीं करेंगी और स्लीप पैटर्न 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगी, तो ये ड्रग भी आपको उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगी। जब आप अपनी स्लीप पैटर्न ठीक करेंगी, डाइट ठीक करेंगी, तो प्लस कुमकुम आदि तेल आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा।
चलिए परमजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम में फ़ोन किया। और दर्शकों से गुजारिश है कि मुद्दे से जुड़े हुए यदि प्रश्न करेंगे, और जिस तरह से अभी उन्होंने फेस वॉश की बात की, इस पर भी कभी ना कभी हम ऐसा कार्यक्रम अलग से ज़रूर करेंगे। मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर यामिनी आपसे ही है कि अक्सर ये कह दिया जाता है कि यदि शरीर में हीट ज़्यादा हो जाए, पित्त प्रकृति कहीं ज़्यादा हो जाए, तो उससे भी कहीं ना कहीं बालों पर एक बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में नारियल पानी पीना चाहिए या पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं बालों को फ़ायदा मिलता है। इस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा। जी सर। सबसे पहले सर, पित्त प्रकृति का काम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पित्त प्रकृति बॉडी, जो पेशेंट है जो बहुत ज्यादा पित्त प्रकृति, मतलब जो पेशेंट डोमिनेंसी है जिसके अंदर पित्त दोष की, जी। तो उसमें क्या होगा कि उस पेशेंट में अगर हम हल्का सा भी हॉट एंड स्पाइसी कुछ भी चीज लेंगे ना, तो वो चीज उसको एग्रावेट करेगी, मतलब उसमें हार्टबर्न लाइक कंडीशंस डेवलप होंगी। नॉर्मली वात और कफ में इतना नहीं होगा जितना पित्त प्रकृति पेशेंट में होगा, तो उसके अंदर वो उष्णता ऑलरेडी है। हाँ। तो हमें, आपने सही बोला कि नारियल पानी या कुछ ऐसी ठंडी चीजें हमें यूज करनी है जिससे वो दोष नॉर्मल स्टेट में रहे, तो हम नारियल ठीक है। पानी का यूज उसमें कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर यामिनी, लेकिन क्या बेसिक क्या चीज ऐसे ये- व्यक्ति चाय पी सकते हैं? क्योंकि चाय आजकल बहुत ज्यादा पी जाती है। क्या पित्त प्रकृति जिनमें जी दोष सर। है, क्या वो चाय पिए या ना पिए? सर, अगर कोई ऐसा बहुत एडिक्ट पेशेंट है या नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल भी जो चाय को बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, जी। तो मैं कहूंगी कि उन्हें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो फर्दर उन्हें हार्टबर्न लाइक कंडीशन और एसिडिटी की कंडीशंस धीरे धीरे उन्हें डेवलप होने लग जाएंगी। और फिर अगर वो हल्का सा भी कुछ उन्होंने हल्का सा भी कुछ उष्ण द्रव्य लिया या चाय ली या कुछ भी फास्ट फूड हल्का भी खाया, तो उन्हें वो बहुत ज्यादा एग्रावेटिंग कंडीशन में उन्हें वो सिम्टम्स डेवलप होंगे। ठीक तो है। ले, लेकिन ठीक है। लिमिटेड कंडीशन में, लिमिटेड रहना चाहिए। चलिए अब इस उसमें। कार्यक्रम के अंत में हम आ पहुंचे हैं। डॉक्टर कपिल, आपसे जानना चाहेंगे डाइट को लेकर के क्या अंतिम सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो हम खाने में हम बहुत विशेष ध्यान रखें कि हम दाल खाएं अपने खाने में, हरी सब्जियां खाएं और गाजर खाएं, और अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो एग खाएं, प्रॉपर नट्स खाएं, क्योंकि उससे हमें प्रॉपर जो बालों के लिए जो जरूरी विटामिन हैं वो हमें मिल पाएंगे। जी। दूध पिए, दूध से हमें विटामिन B12 अच्छी अमाउंट में मिलेगा वेजिटेरियंस के लिए, कि जो कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उनके जो बाल हैं वो सफेद नहीं होंगे अगर अच्छे जी। से दूध पिएंगे, जी। अखरोट खाएंगे। तो ये सब चीजें अपनी डाइट में रखें, स्ट्रेस ना लें, पानी ज्यादा पिए, स्लीप प्रॉपर रखें। जी। चलिए, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल आपका डॉक्टर कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।